नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्लास वर्क लेट्स बिल्ड योरसेल्फ में। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था नंदवंश लास्ट लेक्चर में हमने देखा था हर्यक वंश और शिशुनाग वंश। ये दोनों हमने स्टार्ट किए थे कि मगध साम्राज्य में जिस सीक्वेंस से किस किस वंश ने क्या किया था, राज किया था, उसको हमने एक एक वंश को डिटेल में देखा था, जिसमें से हमने हर्यक वंश और शिशुनाग वंश को कंप्लीट किया था। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है वो कंप्लीटली नंद वंश पे क्या होगा, फोकस्ड होगा। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं उनको बता देना चाहता हूँ, उन बच्चों को जो स्टार्टिंग में अभी फाउंडेशन जो स्टार्ट किए हुए हैं, जो जीएस का फाउंडेशन कोर्स करना चाहते हैं, वो क्या करें, हमारे इस लेक्चर्स को क्या करें, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर प्लेलिस्ट बना हुआ है एंशिएंट हिस्ट्री बाय शुभम त्रिपाठी। वो आप क्या करिए, वहाँ से एक एक वीडियो करके आप देखिए और उसका आप क्लास नोट्स बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने जो भी अभी तक पढ़ाया है सब वो फ्लो डायग्राम, ठीक है, और बहुत ही छोटे छोटे वर्ड्स में फ्लो चार्ट के माध्यम से ही पढ़ा है। तो अगर आप अभी नया तैयारी करने वाले हैं, जो 2024 सीजीएल एसएससी जो भी है टारगेट कर रहे हैं वन डे एग्जाम्स को, तो वो अगर क्लास नोट्स बनाना चाहते हैं कि जीएस का क्लास नोट ऐसा बने जो छोटे में और समराइज हो और उसमें सारे कंटेंट्स आपके हो, आपको यूपी पीसीएस तक के इसमें सारे कंटेंट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप क्लास नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से वन बाय वन आप प्लेलिस्ट में जाइए, वीडियोस को देखिए और वहाँ से शॉर्ट नोट जैसे लिखा हुआ है बस ऐसे डिट्टो आपको लिख लेना है और आपका क्या होगा, एक अच्छा और कंसाइज में क्या होगा, आपका एक क्लास नोट्स तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई क्लास नोट्स की बातें। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। जल्दी हम लोगों ने सोचा है कि अपना जो ये सिस्टम है ये पढ़ाने वाला, इसको थोड़ा सा अपग्रेड करने के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है कि जल्दी हम आपको ऐसे जो वो पीछे स्क्रीन होता है उस पर लिखते हुए पेन टैप के साथ या फिर कोई ऐसी नई टेक्नोलॉजी के साथ आपसे मिले अभी, लेकिन फ़िलहाल ऐसे ही चलता रहेगा तब तक के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है। आज का टॉपिक जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अब ऐसे मैं हर मास्टर के मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे बोल के मैं आपका थोड़ा सा ध्यान नहीं खींचूंगा। बस आप ये है कि आप ये थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा कि ये जो नंदवंश होता है ना, यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो जाती है एग्जामिनर की खुरापात। ठीक है, क्योंकि यहीं से क्या होंगे, बाहर के जो आक्रांता होंगे जैसे यूनानी हो गए, ईरानी हो गए, वो यहाँ पर आगे आक्रमण करने के लिए आ गए थे। ठीक है, तो फिर यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा नंदवंश। तो नंदवंश का स्टार्ट होता है तो उसको स्टैब्लिश किसने किया था, उसको स्टैब्लिश जो था मतलब उनके संस्थापक कौन थे, महापद्मनंद। ठीक है, तो नंदवंश का ये अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में कि नंदवंश का संस्थापक कौन था वन डे एग्जाम्स में, या फिर आपको ये चार पीसीएस वगैरह में, यूपीएससी वगैरह में क्या करते हैं, नंदवंश ऐसे 4-5 दे देंगे, हर्यक वंश, नंदवंश, शिशुनाग वंश। ठीक है, और इधर उल्टा पुल्टा नाम दे देंगे एक ऊपर नीचे, फिर आपसे कहेंगे इनको क्या करिए, मिलाइए। ठीक है, तो अगर एक दो चीज़ें आपको मिल जाता है, याद रहता है, मान लीजिए आपको महापद्मनंद याद था कि ये किसके थे, नंदवंश के संस्थापक, तो आप क्या करेंगे, पीसीएस वगैरह में, यूपीएससी एग्जाम में इसको क्या करेंगे, मिलान कर लेंगे। और कहीं कहीं ऑप्शन में ऐसा होता है कि वो एक ही मैच करता रहता है, जिससे कि आपको ज़्यादा खोजना भी नहीं पड़ता और आप उसको टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। और वन डे एग्जाम में, एसएससी वगैरह में, टेट वगैरह में, यूपी पी पेट, ये सब एग्जाम में क्या होते हैं कि डायरेक्टली पूछते हैं कि महापद्मनंद किस वंश का संस्थापक था। 4 वंश ऐसे आपको लाइन से सजाकर थाली में दे दिए जाएंगे। तो ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, आइडिया लग रहा होगा कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो महानंद वंश था उसका स्टैब्लिश, ठीक है, उसके संस्थापक जिसको कह सकते हैं वो कौन थे, महापद्मनंद। ये आपको इस पे दिख सकता है। ठीक है, अब चलिए आपको मैं बीच बीच में कुछ चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट मार्क कराऊंगा। ठीक है, वो इस वजह से कि क्योंकि कुछ चीज़ें क्या होती हैं डायरेक्टली एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, उनके नाम, उनके जगह के नाम, तो वो अगर मैं आपको मार्क करा दूंगा तो आपके लिए पढ़ने में आसानी होगी कि हाँ ये इंपॉर्टेंट हिस्सा है, इस पर ध्यान देना है। आइडिया मतलब सिंपल सा है कि अगर 1 स्टार होगा तो मतलब इंपॉर्टेंट है, और अगर 2 स्टार उस पर लगता है तो इसका मतलब वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ठीक है, ये 2 कैटेगरीज है हमारे पास। ठीक है, एक गोल्ड एक प्रीमियम। तो वैसे ही आप समझ सकते हैं जैसे वो देते हैं ना कि प्लेटिनम कार्ड, गोल्ड कार्ड और सिल्वर कार्ड, तो वैसे ही हमारे पास क्या है कि 1 स्टार और 2 स्टार की 2 कार्ड्स हैं। अगर 1 स्टार मिलता है तो मतलब इंपॉर्टेंट है, और 2 स्टार देते हैं तो वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए, महापद्मनंद को क्या था, संस्थापक था किसका, नंदवंश का। ठीक है, अब इसके अन्य नाम भी फेमस थे। जैसे आप जानते हैं कि हर आदमी के क्या होते हैं, कुछ ना कुछ एक अलग नाम होते हैं। जैसे दोस्तों के बुलाने के अलग नाम होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके घर में बुलाने के नाम अलग होते हैं। कहीं कोई फेमस नाम होता है, कोई आप कारनामा ऐसा कर देते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, एक अलग नाम हो जाता है आपका समाज में। ठीक है,
तो ऐसे कुछ कारनामों करने के बाद भी क्या होता है, कुछ कुछ नए नए नाम आपको समाज द्वारा या फिर आपके आसपास के लोगों द्वारा आपको दिए जाते रहते हैं, फिर मिल ही जाते हैं। ठीक है, तो वो आपकी कमाई होती है मेहनत की। तो वैसे ही क्या था कि महापद नंद जो उसका संस्थापक था नंद वंश का, उसके अन्य नाम भी थे। महाबोधि वंश में उसको उग्रसेन नाम से, महाबोधि वंश में उसे उग्रसेन नाम से। अब देखिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है जो उसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ कि उग्रसेन नाम से। तो महापद्म नंद को उग्रसेन नाम से जाना जाता था महाबोधि वंश में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क करिएगा। अच्छा, इसको कली का अंश भी मानते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कली का अंश मानते हैं। अब देखो क्या होता था कि पहले राजा महाराजा जो होते थे तो उनके यहाँ बहुत सारे जो दरबार में बैठते थे वो भी होते थे। तो फिर उनको क्या होता है, चाटुकारिता करनी होती थी। वो उनको क्या होते हैं, कभी भगवान के परछाई, कभी भगवान की क्या कर देते थे, भगवान के दूत या फिर ऐसे ही तुलना करते रहते थे। तो ठीक है, तो ऐसे क्या होता था कि राजा भी खुश हो जाता था, फिर वो मोती हीरे ऐसे निकाल के देता था कि ले जाओ, ऐसे करो, ठीक है, जाओ आराम से घूमो टहलो, बारबेक्यू नेशन जाओ, खाओ पियो। ठीक, तो वैसे ही तो ऐसे नाम आपको कहीं ना कहीं स्रोत में मिल जाते हैं। जैसे आज भी देखते होंगे कि बड़े बड़े क्या होते हैं नेता, छोट भैया टाइप नेता जो होते हैं, उनको क्या होता है, उनका नाम होता है, फिर उनके बगल में पीछे नीचे क्या होता है, कुछ ना कुछ छोटा सा रहेगा कि टाइगर, शेरा, चीता, ऐसे कुछ नाम उनका छोटा सा एक कर देते हैं वो पॉपुलरिटी के लिए, और उनके ही कोई आसपास के ऐसे चंगू मंगू उनका नाम रखे होते हैं। ठीक है, तो वैसे ही कली का अंश इनको माना गया था। इसका मतलब है कि उन्हीं के दरबार में किसी ने इनको ऐसे ये टाइटल दिया हो कि अरे आप तो कली के अंश हैं, उन्हीं के थोड़े से दिखते हैं ना। तो और इनको तीसरे पॉइंट क्या है कि सर्वछत्रांतक। सर्वछत्रांतक का मतलब होता है कि सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला। मतलब ये क्या थे, सभी क्षत्रियों के नाश करने वाले थे। ठीक है, तो इसको मतलब ये नाश करने का इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये क्या था, इन्होंने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी होंगी किससे, क्षत्रियों के खिलाफ। ठीक है, और बहुत लोगों को हराया भी होगा। इसी वजह से जैसे आप लगातार क्या करेंगे, एक ही समुदाय को टारगेट करते हैं। ठीक है, जैसा कि हाल फिलहाल में हो ही रहता है, कभी कभार आप देखते ही होंगे न्यूज़पेपर वगैरह में पोजीशन एलिगेशन लगाते रहता है कि एक वर्ग विशेष को क्या किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। कहीं ना कहीं सत्यता होगी ऐसे बातों में, तभी तो वो कह रहे हैं। तो वैसे ही वो भी क्या करते थे, सभी क्षत्रियों के नाश करने वाला इसलिए उनको बोला गया था क्योंकि उनके जो ज़्यादातर बैटल्स थे, ज़्यादातर युद्ध थे, वो किसके खिलाफ थे, क्षत्रियों के खिलाफ थे। और उन्होंने क्या किया था, उनको पराजित किया था, इस वजह से मारा था, वध किया था। इस वजह से उनको सर्वछत्रांतक कहा गया था। ठीक है ना, सर्वछत्रांतक कहा गया था। अब दूसरा फिर उनको एक और नाम दिया गया, दूसरे परशुराम का अवतार, मतलब भार्गव भी उनको कहा गया। दूसरे परशुराम का क्या हो गया, अवतार बोला गया, और उनको क्या होता, भार्गव भी कहते थे। ठीक है, ये भी नाम फेमस था। तो आप समझ सकते हैं किस हद तक या किस लेवल तक क्या होती थी, चाटुकारिता चलती रहती थी। ये नए नए नाम उनके ही दरबारी या उनके आसपास के लोग उनको दिया करते थे। अब परशुराम से आपको याद आया होगा कुछ, अभी हाल फिलहाल में 2-3 महीने पहले ये क्या था, बहुत ही क्या था, न्यूज़ में था। ठीक है ना, परशुराम का वाला, जिसमें क्या हुआ था कि ब्राह्मण समाज को क्या करना था कि उनके वोट बैंक को हिट करने के लिए लोग क्या कर रहे थे, परशुराम जी का सहारा ले रहे थे। ये हमारे यहाँ अमूमन आम बात है। जब क्या होता है कि दलितों का वोट चाहिए होता है तो भीमराव अम्बेडकर को आगे करते हैं। ठीक है, जब क्षत्रियों का वोट चाहिए होता है तो राणा प्रताप जैसे और बहुत लोग होते हैं, ऐसे क्षत्रियों को आगे किया जाता है। और जब ब्राह्मणों का वोट चाहिए होता है तो वो परशुराम जैसी पर्सनालिटी को क्या करते हैं, आगे करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक वोट बैंक पर सेंध लगाने का एक तरीका होता है कि उस समाज के कोई प्रतिष्ठित आदमी या कोई भले आदमी को क्या करिए, आगे दिखाइए, और उनके पीछे जो भीड़ होगी वो उनके पीछे आ जाएगी। ठीक है, लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद भी ये चीज़ों को नहीं समझते हैं, और फिर क्या होते हैं, ऐसे ही क्या कह सकते हैं, उनके लिए क्या बोले, मक्कार नेताओं के क्या होते हैं, फिर चंगुल में फंस जाते हैं, और फिर जनता का उत्पीड़न लगातार जो पहले होता आ रहा था वैसे ही लगातार होता रहता है। ठीक है, और उनके जो मुद्दे होते हैं, बेरोजगारी और ये क्या बोलते हैं, समस्याएं, पानी, बेरोजगारी, हॉस्पिटल, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, पीछे बहुत बहुत पीछे कहीं लाइन में अपना इंतज़ार कर रही होती हैं, जो कि दबा दी जाती हैं। ठीक है, तो ऐसे ही क्या था। और एक चीज़ आपने देखा होगा कि अभी हाल ही के दिनों में ज़्यादातर क्या हो रहा है कि समाज जो हो रहा है छोटे छोटे टुकड़ों में ज़्यादा बट रहा है। ठीक है, जैसे आप देखेंगे आजकल जब गुटबाजी बहुत तेज़ फैल रही है। जैसे आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे जो नेता होते हैं वो एक एक समाज को लेकर अपना आप को रिप्रेजेंटेटिव समझते हैं। उनको लगता है कि उस समाज के वो क्या है, करता धरता या ठेकेदार वही है। ठीक है, ये चीज़ें घटनाएं हाल के दिनों में बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। आप देख सकते हैं कभी जब अम्बेडकर जी का जुलूस निकलता है तो उसमें एक वर्ग विशेष ही बहुत तेज़ी से आगे ले जाता है। ठीक है, क्योंकि गुटबाजी धीरे धीरे फैल रही है। जब परशुराम की जयंती थी उसमें ब्राह्मण वर्ग बहुत तेज़ी से
आगे बढ़ रहा था। जब किसी छत्रपति शिवाजी को होता तो क्षत्रिय वर्ग बहुत तेज़ी से उसमें क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है, उनका जो होता है जुलूस वगैरह निकालते हैं। तो कहीं ना कहीं ये क्षेत्रीय जो गुटबाजी है ये क्या कर रही है, हाल ही के दिनों में बहुत तेज़ी से फैल रही है। ठीक है, और इससे लोगों को बचना भी चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए थोड़ा कहीं ना कहीं खतरा है। और आगे चल के ये क्या करता है, जो मैंने बताया ना, जो बेरोज़गारी और सारे मुद्दे हैं वो उसको दबाता है। ये काम क्या करता है, लोगों को दबाता है। ठीक है, आते हैं अपने टॉपिक पे, ज्ञान ज़्यादा हो गया। फिर अन्य तथ्य जो थे इनके बारे में क्या क्या फेमस था। पहला कि एक छत्र इनके बारे में क्या था, फेमस था कि शासन की स्थापना, एक छत्र शासन की स्थापना, मतलब एक ही राजा होगा। ठीक है, एक ही राजा होगा और उसी के नीचे क्या होंगे, सारे लोग शासन में रहेंगे, उसी का क्या करेंगे, रूल फॉलो होगा, उसी की क्या होगी, मोनार्की होगी, उसी की क्या होगी, लोग बातों को मानेंगे या सुनेंगे। ठीक है, फिर क्या था, एक राट की मतलब उपाधि। एक राट मतलब क्या होता है, जैसे सम्राट होता है तो वो सम्राट की तरह ही क्या होता है, पूरे चीज़ पे एक राट मतलब एक ही सम्राट होगा, और उसकी उपाधि का उसने क्या किया था, धारण किया था कि सबका ही बाप था वो। ठीक है, इसीलिए उसको एक राट की उपाधि बोलते हैं। ठीक, अगला कलिंग विजय का जो उसमें था स्रोत क्या था, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। तो अब आप ये याद करने वाली चीज़ है कि खारवेल का क्या था, हाथी गुम्फा का अभिलेख किससे संबंधित है। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, आपको नाम दे देंगे, खारवेल, झारवेल, फारवेल, सारवेल, ऐसे आपको 4 नाम दे देंगे उल्टे सीधे से, जिसमें वेल लगा होगा। तो अगर आपको एग्जैक्टली पता नहीं होगा तो वो क्या होगा, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन को आपको क्या करना है, अपने जबान पे रखने की, जैसे ही आपसे पूछा जाए कि हाथी गुम्फा का जो अभिलेख है वो किससे संबंधित है, खारवेल, झारवेल, सारवेल, ऐसे 5-6 नाम उल्टे सीधे दे दिया जाए तो आपको उसमें खारवेल मोती की तरह चमकता हुआ दिखाई देना चाहिए। ठीक है, अगला क्या था कि इनके मित्र थे। इनके मित्र कौन थे महापद्मनंद के, वो थे पाड़िन। ठीक है, पाड़िन के बारे में आपने बहुत सुना ही होगा। ठीक है, तो पाड़िन के बारे में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये इनके बहुत फेमस हैं और ये इनके मित्र थे। ठीक है, तो ये महापद्मनंद जो कि नंद वंश के क्या थे, संस्थापक थे, जो स्टैब्लिश करने वाले थे। ठीक है, उनके बारे में ये कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। अगले आते हैं, इनके बच्चे ही थे, क्या नाम था उनका, नाम था इनके लड़के जिनका नाम था घनानंद। ठीक है, इनके बारे में आपने अक्सर सुना होगा, हो सकता है आपने महापद्मनंद के बारे में सिर्फ इतना ही सुना हो कि नंद वंश के संस्थापक थे, लेकिन मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल में बताई हैं। अब आप देखेंगे घनानंद के बारे में क्या था। पहली चीज़, कभी कभी आपने देखा होगा एग्जाम में सबसे पहले पूछता है कि मुगल वंश का अंतिम शासक, नंद वंश का अंतिम शासक, हर्यक वंश का अंतिम शासक। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको सबसे पहले संस्थापक और दूसरी चीज़ किसी भी वंश के क्या करना है, अंतिम राजा को जरूर याद करना है। ठीक है, चाहे वो कितना ही गया गुजरा ही क्यों ना हो, चाहे उसका शासनकाल कितना भी घटिया क्यों ना रहा हो, आपको अंतिम शासक को जरूर याद करना है। ठीक है, क्योंकि भाई किसी की उत्पत्ति बहुत इंपॉर्टेंट होती है और किसी का विनाश भी बहुत लोग याद रखते हैं। ठीक है, बीच की चीज़ों को भूल जाते हैं। ठीक है, कि कोई आदमी बहुत उठता है तो उसको लगता है कि अरे यार बहुत उठ रहा है, ये तो बहुत पैसे कमा रहा है, पता नहीं कहाँ से इसने 2 नंबर धंधा करता है, ऐसा कुछ भी मतलब वो बोलेंगे, उसको बारे में डिफेम करेंगे। फिर जब वो पकड़ा जाएगा, ठीक है, जेल में जाएगा, फिर कहेंगे ये देखो ये घटिया काम करता था। ठीक है, तो उसकी विनाश, जब उसका विनाश हुआ तब लोग ज़्यादा फोकस करते हैं, और जब उसकी उत्पत्ति या फिर जब उसका ओरिजिन होता है, जब वो बढ़ता है, तब उसको ध्यान देते हैं। ठीक है, तो बीच की चीज़ों पर लोग ध्यान नहीं देते कि स्ट्रगल वगैरह जो भी है वो सबको मतलब उनको फ़र्क नहीं पड़ता। तो वैसे ही आप कोई वंश होगा, उसकी उत्पत्ति और उसके जो अंतिम राजा है उनको बारे में आपको क्या करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा नोट डाउन करना होगा। ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीसीएस वगैरह में वनडे एग्जाम में तो ये भर के क्वेश्चन देते रहते हैं। ठीक है, तो घनानंद के बारे में क्या था कि ये नंद वंश का क्या था, अंतिम राजा था। तो ये याद रखिएगा, क्या अंतिम राजा था। ठीक है, इसको अग्रमीज भी बोलते थे। क्या बोलते थे, अग्रमीज, बदतमीज नहीं, अग्रमीज। अग्रमीज क्या होता है कि इसको उग्रसेन का पुत्र बोलते थे। अग्रमीज मतलब उग्रसेन का पुत्र। अब ये चीज़ सोर्स कहाँ से आया, तो ये सोर्स जो था मतलब ये कहाँ से हमको मिला कि भाई ये अग्रमीज जो है उग्रसेन का पुत्र इसका मतलब होता है, तो ये स्रोत यूनानी लेखक, जो यूनानी लेखक थे उन्होंने इस चीज़ को डिटेल में लिखा था कि अग्रमीज जो था उग्रसेन का पुत्र, उसके लिए ये चीज़ शब्द को प्रयोग किया था। किसने, यूनानी लेखकों ने। अब देखिए सोर्स के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूँ, हर चीज़ का एक सोर्स होता है। जैसे आपने हाल ही के दिनों में या फिर कभी टीवी चैनलों पर, ठीक है, बहुत लोगों को सुना होगा कि हमारे सोर्स ये बताते हैं या फिर हमारे इंटेलिजेंस ये बताते हैं, हमारे सूत्रों के द्वारा, वो जो सूत्रों के द्वारा होते हैं, जो हवाले से बोलते हैं ना कि सूत्रों के द्वारा हमको ये खबर मिली है कि फला फला जगह जो है ये हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ठीक है, तो वो सोर्स जो होते हैं ना, स्रोत, उन्हीं को स्रोत बोलते हैं। जहाँ से वो इन्फॉर्मेशन निकल के आती है उसको बोलते हैं सोर्स या फिर स्रोत।
ठीक है, तो वही है ये सूत्र जो इसको बोलते हैं कि सूत्रों के हवाले से। तो ये सूत्रों के हवाले कौन थे, यहाँ पर यूनानी लेखक थे। तो आपको ये शायद ईजिली समझ में आया हो। ठीक है, अब अगला पॉइंट है कि सिकंदर का समकालीन था। घनानंद जो था सिकंदर का समकालीन था। समकालीन क्या होता है, सबसे पहले ये टर्म समझिए। समकालीन का मतलब होता है कि जैसे इस समय क्या है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि अजय देवगन, इनका समकालीन कौन कौन है, तो अक्षय कुमार हो गए, सैफ अली खान हो गए, सलमान खान हो गए, आमिर खान हो गए। मतलब ये एक ही समय पे, ठीक है, एक ही समय पे सब लोग साथ में थे, एक साथ वर्क किए, एक ही एज के थे। तो ये क्या थे, समकालीन इनको बोला जाता है कि एक ही समान काल के ये लोग थे, तो इनको बोलते हैं समकालीन। मतलब अजय देवगन, अक्षय कुमार, आमिर खान, शाहरुख खान सब एक ही तो हैं, 90s से लेके अभी तक चल रहा है। तो ये सब क्या है, समकालीन हैं, एक्टर्स हैं। तो वैसे ही क्या था कि जो उस समय घनानंद अपने था राजवाज कर रहा था, उसी टाइम पर सिकंदर भी अपनी जगह पर राजवाज कर रहा था। ठीक है, तो वो एक दूसरे के क्या थे, समकालीन थे। मतलब उसी काल में वो भी था, उसी काल में ये भी था। ठीक है, समकालीन था। तो ठीक, ये हो गया समकालीन मतलब। अगला चीज़ जो था कि घनानंद का जो सेनापति था ना, ये भी देखो, अब आदमी तो राजा, सेनापति का भी नाम याद रखिए, भद्रशाल। क्या था, सेनापति का नाम क्या था, भद्रशाल। सेनापति का नाम क्या था, घनानंद के, भद्रशाल। कभी कभी पूछ सकते हैं, वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्या पता किस्मत खराब होती तो ये सब दे देते हैं। तो ये क्या हो गया, सेनापति का नाम भद्रशाल। अगला चीज़, घनानंद की जो मृत्यु हुई थी वो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा हुई थी। किससे, चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, लास्ट में अपनी कहानी बहुत फेमस है, इसको याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से, वो चुटिया वाले चाणक्य की सहायता से, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, घनानंद की हत्या की थी। ठीक है, तो आपको ये सारी कहानी पता होगा, आपको चंद्रगुप्त करके सीरियल भी आता है। अगर आपको थोड़ा और डिटेल में और अच्छे से जानना है तो आप यूट्यूब वगैरह पर या फिर क्या करिए, टीवी चैनलों पर क्या करिए, एक बार चंद्रगुप्त और घनानंद वाली जो स्टोरी है, चाणक्य वाली पूरी कहानी, वो भी आप देख सकते हैं। आपको थोड़ा सा क्लैरिटी अच्छे से आ जाएगी। अगली चीज़ क्या है कि इनके जैन अमात्य जो थे वो क्या थे, सकटाल तथा स्थूलभद्र। ठीक है, मैंने आपको स्थूलभद्र के बारे में बताया था, है ना, स्थूलभद्र के बारे में वहाँ बताया था, वो देख लीजिएगा। सकटाल तथा स्थूलभद्र क्या थे, इनके जैन अमात्य थे। अच्छा, अगला जो पॉइंट है, विदेशी आक्रमण। आप जानते हैं कि भारत जो है, भारत पर क्या था कि सदियों जब पहले था वो क्या था, इतिहास जो है वो विदेशी आक्रांता हो और विदेशी आक्रमण से क्या है, भरा पड़ा हुआ है। ठीक है, आप देखेंगे कितने छोटे मोटे आक्रमण तो जो कि इतिहास में जिक्र भी नहीं होगा, बाकी बड़े बड़े जिक्र आप तो पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, जो कि हाल ही में क्या हो रहा है कि अब नई शिक्षा नीति में उनको सिलेबस से हटाया भी जा रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इतिहास के साथ छेड़छाड़ तो हो ही रही है, और उसमें अब देखिए क्या जोड़ते हैं, सरकार गवर्नमेंट है जो भी जोड़ती है, फिर वो देखा जाएगा। ठीक है, तो विदेशी आक्रमण में दो उस समय के प्रमुख आक्रमण थे, एक ईरानी और एक यूनानी। ईरानी में एक जो आक्रमण करने वाला था वो था दारा प्रथम। दारा प्रथम जो था बहुत फेमस राजा था, बहुत ही पावरफुल था, बहुत शक्तिशाली था। ठीक है, ये बहुत ही शक्तिशाली था। वैसे ही था यूनानी, सिकंदर। इन दोनों में दारा प्रथम तो उतना फेमस नहीं है, लेकिन अगर आप ध्यान से टीवी चैनलों वगैरह में देखें तो सिकंदर जो है ये बहुत फेमस है। आपने इसकी कहानी वगैरह देखी होगी, पोरस वाला आता था अभी जल्दी हाल ही में। तो सिकंदर बहुत फेमस है। अगर आप चाहें तो एक बार सिकंदर की स्टोरी एक बार यूट्यूब वगैरह पे जरूर सर्च कर देख लेंगे, तो इससे आपको क्या होगा, थोड़ा सा उसके बारे में क्लैरिटी आ जाएगी, आपको उसके बारे में थोड़ा सा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, फिर आप सिकंदर के बारे में जो जो चीज़ पढ़ेंगे आपको समझ में आएंगी। ठीक है, तो ये हो गया विदेशी आक्रमण, ईरानी और यूनानी। ईरानी में कौन था, ईरानी में था दारा प्रथम और दूसरा क्या था, यूनानी में सिकंदर था। ठीक है, ये दोनों आक्रमण इन मतलब भारत में विदेशी आक्रमण इस टाइम पर हुए थे। ठीक है, तो ये एक बार मैं आपको ये सारा जो वीडियो है इसको, मतलब ये सारा जो कंटेंट है इसको आपको एक बार रिकैप कर देता हूँ जल्दी फास्ट 2x मोड में। नंद वंश हमने क्या देखा था अभी तक, संस्थापक देखा था कौन होता है, महापद नंद। इसको महाबोधि वंश में उग्रसेन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, कली का इनको अंश भी कहते थे, उनके चापलूस जो लोग थे। फिर सर्वक्षत्रांक, इसने सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला भी कहा जाता था। और दूसरे परशुराम अथवा भार्गव की भी संज्ञा दी गई थी। ठीक है, अभी मैंने उसको डिटेल में बताया था। फिर अन्य नाम क्या था, सर एक छत्र, मतलब एक छत्र के नीचे शासन होगा, कि मतलब एक ही रहेगा, एक ही आदमी का पावर चलेगा। एक राट की उपाधि इसको दी गई थी। साथ ही साथ कलिंग विजय जो उसका था वो कहाँ पर था, खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में था, इसको दिया गया है, इसका स्रोत है। अगला चीज़ था कि इसके मित्र कौन थे, पाड़िन थे। फिर इसका लड़का आता है राज करने के लिए, कि इसका नाम क्या होता है, घनानंद होता है। घनानंद जो होता है वो क्या होता है, अंतिम राजा होता है, किसका, नंद वंश का होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अग्रमीज उग्रसेन का पुत्र जिसको कहते हैं, मतलब घनानंद को ही, वो उसका स्रोत क्या था, इसका सोर्स था यूनानी लेखक। सिकंदर का ये समकालीन था घनानंद। फिर सेनापति, इसके सेनापति का नाम भद्रशाल था। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा इसकी क्या हुई, हत्या हो गई थी। ठीक है, आप जानते हैं कहानी मैंने आपको बताई। जैन अमात्य इसके दो थे, सकटाल और स्थूलभद्र। उस टाइम पे दो विदेशी आक्रमण हुए थे जो इंपॉर्टेंट थे, एक ईरानी और यूनानी। यूनानी में जो था दारा प्रथम ने उसने आक्रमण किया था, और
यूनानी में सिकंदर ने किया था। तो आई होप आपको ये जो नंद वंश का पूरा कॉन्सेप्ट था, जो पूरी थ्योरी थी, ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप और अच्छे से क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मेरा आपको एक सजेशन है कि जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाता चल रहा हूँ, ठीक है, जैसा जैसा आप इसको पढ़ रहे हैं, आप क्या करिएगा, किरण पब्लिकेशन की आती है क्वेश्चन आंसर की बुक, ठीक है, उसमें PYQ दिए होते हैं SSC के अब तक के सारे एग्जाम में आए हुए, ठीक है, SSC के जितने भी एग्जाम में आते हैं उसमें किरण में आप देखेंगे उसमें टॉपिक वाइज पहली बात तो दिया हुआ है, सबसे अच्छी बात ये है, और फिर उनके क्वेश्चंस भी सब मतलब टॉपिक वाइज बटे हुए हैं। तो अगर आप वो क्वेश्चंस करते हैं PYQ तो आपको ये सारे टॉपिक जो है समझ में तो आएंगे ही, साथ ही साथ वहाँ से आपको वो चीज़ें याद होती जाएंगी। ठीक है, और सबसे बार आप ये सब चीज़ें कितने बार आप पढ़ेंगे, 10 बार पढ़ेंगे, 10 बार भूलेंगे। लेकिन अगर आप कोई चीज़ PYQ के माध्यम से मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से क्या करते हैं, पढ़ते हैं, याद करते हैं, तो वो चीज़ें लॉन्ग टर्म में आपके साथ रहती हैं। तो आपको मेरा सजेशन है कि आप चाहे तो अगर आप तैयारी कर रहे हो PCS वगैरह की, UPSC वगैरह, तो आप घटना चक्र का लीजिए, पूर्वावलोकन करके आता है, हर सब्जेक्ट का आता है, वो लीजिए। या फिर आप अगर वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो किरण पब्लिकेशन की GS की बुक आती है, मोटी सी होती है, थोड़ी सी 400-450 रुपये के आसपास आती है, आप वो बुक लीजिए। ठीक है, थोड़ा लेटेस्ट एडिशन लीजिएगा, तो जिससे कि आपको नए नए क्वेश्चन उसमें सारे जो भी अभी लेटेस्ट में आएंगे 21-22 तक के सारे क्वेश्चन आपको उसमें दिए रहेंगे। और उसको टॉपिक वाइज जैसे जैसे आप पढ़ते चल रहे हैं, थ्योरी पढ़ते चलिए और क्वेश्चन को सॉल्व करते चलिए। और एक चीज़ याद रखिएगा, सबसे पहले जो उस पर रीडिंग होगी वो पेंसिल से करिएगा, ठीक है, नहीं तो पेन से करेंगे फिर वो बाद में पूरा इधर उधर वो कर देते, गंदा कर देते। तो आप क्या करिए, पहला रीडिंग आप पेंसिल से ही करिएगा। अगर आप ये टेक्निक फॉलो करते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको जो टॉपिक पढ़ेंगे और उसके PYQ सॉल्व करेंगे, आपको GS में क्या होगा, कमांड आने लगेगी, आपको लगेगा कि GS जो है मेरी तैयार हो रही। ठीक है, SSC वाले बच्चों के साथ यही प्रॉब्लम है कि वो क्या करते हैं, GS में आप देखेंगे जितने भी अच्छे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, मैथ्स में, रीजनिंग में क्या करते हैं, अटैम्प्ट अच्छा कर लेंगे, इंग्लिश में भी इवन कर लेंगे, लेकिन आप उनके GS का स्कोर देखेंगे तो सिर्फ 4 या 5 नंबर ही एटलीस्ट रहते हैं 25 नंबर में टोटल। तो अगर आपको GS अपना फाउंडेशन मजबूत करना है, ठीक है, उसकी नींव को क्या करना है, अच्छे से रखना है, तो आप हमारे इस जो प्रॉपर को इसका जो प्लेलिस्ट है इसको देखते चलिए, नोट्स बनाइए, ठीक है, अपने हैंड नोट्स बनाइए, छोटे छोटे हैंड नोट्स बनाइए। ठीक है, उसके बाद क्या करिए, PYQ जो आपको दिया हुआ है SSC के किरण पब्लिकेशन का, उसको खरीदिए और उसको सॉल्व करते रहिए। एटलीस्ट आपको ये काम 3 बार PYQ वाला करना ही करना है। ठीक है, मैक्सिमम 3 बार जरूर करिए, तब आपको चीज़ें क्या होंगी, कंठस्थ हो जाएंगी, आपको चीज़ें क्या होंगी, आपके माइंड में सेट हो जाएंगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, बगल में घंटा है उसको भी बजाइए और हमारे चैनल से जुड़िए। ठीक है, जिससे कि आपके पास जो इंपॉर्टेंट वीडियोस के अपडेट हैं वो आपको मिलती रहें। ठीक है, और अगली चीज़ जो कि मैं हमेशा अपने चैनल में बताता रहता हूँ, मेरा मोटिव है कि पढ़ाई के साथ साथ अपने फिटनेस पर भी ध्यान दीजिए। पढ़ाई की क्या होता है ना, फिटनेस एक दूसरे के पूरक होते हैं। आप कभी भी नोट करिएगा, आप कभी नोटिस करिए कि जब आपका फिटनेस मतलब आपकी हेल्थ ख़राब होती है, जब आप कभी बीमार या कोल्ड से या किसी चीज़ से बीमार होते हैं, फिर कोई और प्रॉब्लम होती है, तो आपका पढ़ाई का जो मीटर है वो क्या होता है, डाउन हो जाता है। जब बीमारी का ऊपर होता है तो वो क्या होता है, पढ़ाई का मीटर डाउन हो जाता है। इसीलिए आप पढ़ाई के साथ साथ 30 मिनट, 45 मिनट या 1 घंटे क्या करिए, अपने फिटनेस पर ज़रूर दीजिए, तभी जाके आपका पढ़ाई और फिटनेस दोनों क्या होगा, बैलेंस रहेगा। तो पढ़ाई के साथ साथ अपने फिटनेस पर ज़रूर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये एक दूसरे के पूरक होते हैं, और जब दोनों सही होंगे तब आप क्या करेंगे, आप बहुत अच्छा सा परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, और कॉमन सी बात है कि आपको अपने फिटनेस पर भी ध्यान देना ही चाहिए। तो फिर आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले मतलब वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे कि यूनानी जो आक्रमण थे उसके बारे में कुछ सोर्सेस देखेंगे। ठीक है, फिर कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य देखेंगे कि आगे और क्या तथ्य हो सकते हैं इंपॉर्टेंट, और देन हम क्या करेंगे, थोड़ा सिकंदर के बारे में डिटेल में थोड़ा और देखेंगे क्या उसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, मौर्य वंश का स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए ठीक है, जय हिंद, थैंक यू सो मच।